नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। किसान आंदोलन को करीब 70 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर किसानों का जमावड़ा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो तीनों कृषि कानूनों का विरोध जारी रखेंगे। आंदोलन के दौरान टीकरी बॉर्डर पर कैसे हैं हालात, हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट देखिए। 26 जनवरी की हिंसक घटना के बाद कहीं ना कहीं ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो या जो टीकरी बॉर्डर है, यहाँ किसानों की संख्या कम हुई है। लेकिन अब लगातार जिस तरह से राकेश टिकैत समेत तमाम जो किसान नेता हैं, उन्होंने जो भाषण दिया, जो और किसानों से यहाँ आने की बात कही, तो उसके बाद से अब लगातार किसानों की जो संख्या है वो तमाम बॉर्डर्स पर बढ़ने लगी है। यानी कि कहीं ना कहीं अब किसान और बड़ी संख्या में बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं। और फिलहाल सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, तो उसके साथ साथ पुलिस की संख्या लगातार बढ़ रही है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब किसानों से यही अपील की है कि बातचीत के मार्फत जो रास्ता निकल सकता है वो इस आंदोलन के मार्फत नहीं निकल सकता है। लेकिन सीधे तौर पर कहा जाए कि लगातार किसान अपनी मांग पर सीधे तौर पर एक ही मांग पर अड़े हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं होता वो इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वित्त मंत्री सीतारमण ने आज जिस तरह से जो बजट पेश किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी राहत की बात कही है। लेकिन फिलहाल इसके बावजूद भी किसान अभी भी पूरी तरह से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरह से जो जवानों की संख्या है वो लगातार उसमें इजाफा किया गया। तमाम जो जेसीबी हैं, जो क्रेन्स हैं, वो बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड लगाकर यहाँ लगाए जा रहे हैं, जिससे कि किसान आगे ना बढ़ पाए। और सीधे तौर पर जो माइक की व्यवस्था है, यानी कि कोई चेतावनी यदि पुलिस प्रशासन की तरफ से दी जानी है तो उसको लेकर भी माइक और स्पीकर्स यहाँ लगाए गए हैं। और शायद सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, उस बीच अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन अपनी पूरी तरह से जो शक्ति है उस पर पूरी तरह से अड़िग है। तो दूसरी तरफ किसान भी अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। और लगातार जिस तरह से जो स्टेज खाली नज़र आ रही थी 2 दिनों से, वो स्टेज अब किसान नेताओं से भरी नज़र आ रही है और लगातार उनके भाषण चल रहे हैं। एक तरफ बजट के मार्फत किसानों को ये राहत देने की बात की गई हो, सरकार की तरफ से ये कहा गया हो कि 1.5 गुना जो आमदनी है किसानों की वो बढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ तमाम ऐसे योजनाएँ लाई गई हैं जिससे किसानों को राहत मिलेगी, उनकी आमदनी बढ़ पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इस बजट के सामने किसान अभी भी अड़े हुए हैं कि जब तक ये बिल वापसी नहीं होता उसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो किसानों के जो बिल लेके आ गया है वो किसानों के हित में है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये बयान सीधे तौर पर कहा जा सकता है, उन्होंने यही कहा है कि किसान बातचीत पर विश्वास रखें, अपनी बातचीत आगे बढ़ाते रहें और आंदोलन को खत्म कर क्योंकि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है। टीकरी बॉर्डर से कैमरामैन इंद्रजीत सिंह के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। और वहीं जींद में बांगर के किसानों ने अन्ना हजारे को लेटर लिखकर सवाल पूछा है कि अपने वादे के अनुसार किसानों के पक्ष में कब से अनशन शुरू कर रहे हैं। NH 352 पर खड़खड़ टोल पर धरना दे रहे किसान नेता आजाद पालवा ने कहा है कि समाज सेवी अन्ना हजारे ने किस दबाव में अब तक अनशन शुरू नहीं किया। किसानों ने अन्ना हजारे से अपील की है कि वो अपना वायदा निभाएं। साथ ही किसानों ने कहा कि इंटरनेट सेवा शुरू नहीं हुई तो रोड जाम किया जाएगा। आज हमने समाज सेवी अन्ना हजारे जी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने घोषणा की थी कि 30 जनवरी से अगर ये किसानों की मांगे नहीं मानी सरकार ने तो मैं अनशन पर बैठूंगा। तो हमने अन्ना हजारे जी को याद दिलाते हुए आज किसानों की तरफ से अपील की है कि आप अनशन पर बैठो, जिससे किसान आंदोलन को मजबूती मिले और सरकार को ये काले कानून वापस लेने पड़े। तो कितनी चिट्ठियां लिखी गई हैं? आज हजारों की संख्या में यहाँ खटखट टोल प्लाजा से चिट्ठियां लिखी है हमने और उसके एड्रेस पे भेजी गई है, जिस पर हमें उम्मीद है कि अन्ना हजारे जी हमारे समर्थन में, किसानों के समर्थन में अनशन पर बैठेंगे और इस हमारे किसान आंदोलन को मजबूती मिलेगी।
और वहीं कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले 65 दिनों से हाईवे पर बैठे हुए हैं, जिससे आने जाने वाले वाहनों पर काफी असर पड़ा है। पानीपत से जहां पूरे देश में हैंडलूम का बना सामान जाता है, आंदोलन और इंटरनेट बंद होने से व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बाजारों की रौनक खत्म हो चुकी है, बाजारों में सन्नाटा ही सन्नाटा है, जिससे व्यापारियों में काफी गुस्सा है और वो किसानों को हाईवे से हटाने की मांग कर रहे हैं। और वहीं सोनीपत जिले की कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे हैं। किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, लेकिन नाजायज भी ज्यादा ठीक नहीं है। मोदी के नेतृत्व में किसानों का कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि तीनों बिल किसानों के लाभ में बनाए गए हैं। वहीं मूलचंद शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को सब पता है कि हमारा सुख दुख किसमें है और हमें किस चीज में लाभ मिलेगा। जो हमारी ग्रीवेंसिक जो मासिक होती है उसकी मीटिंग आज मेरी जिम्मेदारी है सोनीपत की। उसकी मीटिंग को जो भी लोगों की जो समस्या है, जो लोगों से जुड़ी है, जो अधिकारी ने मुझे जानकारी दी उनको निपटाने का काम करेंगे। जो भी है जो लोगों की समस्या उनको करेंगे। जो किसान आंदोलन हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं जो आंदोलन है, और सबका अधिकार है आंदोलन करना, धरना करना, प्रदर्शन करना, हर आदमी का अधिकार है। मोदी जी के नेतृत्व में कभी किसानों का बुरा नहीं हो सकता और मोदी जी चाहते हैं किसानों का 2022 में इसको डबल मुनाफा हो, इनको लाभ मिले और किसानों को सबसे ज़्यादा मुनाफा मिले। ये तीनों बिल जो किसान के हित में हैं, लोगों के हित में हैं, आने वाली पीढ़ी के हित में हैं और 21वीं सदी के सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। और वहीं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट आमजन के हित में नहीं है, बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं। किसान को बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, गरीब आदमी, आम आदमी के जो है ना ऐसी स्कीम देंगे जब पैसा उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। जैसे मनरेगा में बहुत बड़ा इंक्रीज करेंगे, मनरेगा का रेट बढ़ाएंगे ताकि आम आदमी के हाथ में परचेजिंग पावर आए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट क्या और बल्कि जो प्रॉफिट मेकिंग वो है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरी इंश्योरेंस है, उनको एफडीआई में दे दिया, उनको तो मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया जो प्रॉफिट मेकिंग होती। तो ये मतलब कोई ऐसा कदम नहीं है जो हम सराह सकें। क्या वायदा था C2 पे 1.5 गुना का इन्फ्लेशन बढ़ गई, उसको उनको एक मैं बता रहा हूँ बल्कि लागत बढ़ा दी भाई। आपने फर्टिलाइज़र की सब्सिडी ख़त्म कर दी, डीजल में इतना भाव बढ़ा दिया, पेस्टिसाइड्स में बढ़ गया, लागत बढ़ गई, आमदनी तो घटी है किसान की, बढ़ाने की तरफ कोई कदम नहीं उठा। और यमुनानगर के लोगों को बजट कैसा लगा है, सुनवाते हैं आपको। सभी व्यापारियों के हित में बजट है। इसमें विशेष छूट जो 6 साल के अंदर जो पहले 10 साल में खोल दिए जाते थे आपके केस, वो उनको उनकी लिमिट जो है 10 साल और 6 साल से कम करके 3 साल कर दी गई है। बहुत ही बड़ी राहत जो है माननीय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने दी है। बजट में ये है, बजट तो ठीक है पर उसमें कोई बुजुर्गों को खास तो फायदा दिया नहीं। ध्यान दिया भाई हमारा कोई कार्ड नहीं हो, कुछ नहीं, तो हमें क्या फायदा मिला। हाँ जी, बजट तो ठीक है पर बुजुर्गों का कोई नहीं। मैं 76 साल का अभी तक कार्ड नहीं है, कुछ दवाई सानू लेनी पैंदी पई है। और कैथल के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है बजट को लेकर, सुनवाते हैं आपको। बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया है वो बड़ा उलझा हुआ बजट है। कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा जोड़ दिया है। जो ये डीजल पर सेस बढ़ा दिया, डीजल बढ़ने का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन महंगी होना। ट्रांसपोर्टेशन महंगी होने का मतलब है हर चीज़ का महंगा होना। जब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाएगी और जब उस ट्रांसपोर्टर को ही तेल महंगा पड़ गया तो नेचुरली उस चीज़ का फ़र्क इफ़ेक्ट जो है हर सब्जी, दाल, मिर्च, नमक सब पर आएगा। आज जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है उसमें आम आदमी, गरीब आदमी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है।
बजट देश को गुमराह करने वाला है। बजट जो आया है वो आम नागरिक के लिए तो नहीं है मेरे ख्याल से ये, क्योंकि ना तो टैक्स की स्लैब में कोई छूट दी गई है, ना हाउस टैक्स में कोई छूट दी गई है ज़्यादा, और जो एक कृषि सेस जो लगाया गया भी कृषि के यूज़ होगा किसानों के लिए, परंतु क्या पता वो तो एक फिक्स हो गया टैक्स, कल को अगर दूसरे टैक्स बढ़ गए तो फिर तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं हमारे। और कुरुक्षेत्र के लोगों का बजट को लेकर क्या कहना है वो भी सुनिए। आज जो सरकार द्वारा बीजेपी द्वारा जो तीसरा बजट पेश किया गया वो बिल्कुल निराशाजनक था। इसमें कोई भी हम लोग रिटायर्ड कर्मचारी हैं, मैं स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हूँ, सरकारी कर्मचारी रिटायर बंदे के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। इसके अलावा एमएसपी के बारे में कुछ नहीं कहा सरकार ने। कृषि जो इतने आंदोलन के बारे में बैठे हैं इसके बारे में कुछ लाना चाहिए था, उसके बारे में कोई सरकार द्वारा कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। बजट बना बहुत बढ़िया लग गया। हिंदुस्तान में पहला बजट सेकंड किसी ने नहीं बनाया, कोई ही गवर्नमेंट ने। गरीबा के लिए बजट से और मैं बहुत खुश हूँ। क्या दिखा, क्या मोदी को मैं धन्यवाद दूँ, सीतारामन को भी धन्यवाद दूँ, आयुष्मान में, और जो है गरीबा के लिए जो काम कर रहे हैं मेरी आत्मा ठंडी है आज। और रेवाड़ी के लोगों का बजट को लेकर क्या कहना है वो भी सुनिए। जो आम बजट आया है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है, सारी मतलब योजनाओं में खर्चा काफ़ी किया गया है, पर आम आदमी के लिए इसमें कुछ भी नहीं किया गया। ना कोई टैक्स में छूट दी गई है, ना जो कोविड के टाइम में बच्चों को फीसें भरनी पड़ रही है, ना उस पर कोई एक्शन लिया गया है। मतलब कुल मिला के आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में, तो हम इस बजट का बहिष्कार करते हैं। आज के इस बजट में जो है आम आदमी के लिए कोई जो तो सहूलियत नहीं दी है। घर में जो गृहिणी है उनके लिए रसोई गैस की सस्ती नहीं हुई है। पेट्रोल के दाम जो डेली के ही बढ़ रहे हैं, जो कोई दिन ऐसा है जिसमें नहीं बढ़े। हर रोज़ जो है रोजाना की रोजाना कभी 5 रुपये जो है तो कभी 3 रुपये जो है पेट्रोल पे डीजल पे हमेशा बढ़ दे रहे हैं। बजट जो था टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे बेसिस पे था, लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया। अभी लॉकडाउन के बाद स्कूलों की फ़ीस जो है, जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जैसे कि 9th और 10th के बच्चे की जो फ़ीस है, कम से कम मेरे प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे पढ़ता है, 9वीं में है, 10वीं में 6,000 रुपये 3,000 रुपया पर मंथ होता है। उन पेरेंट्स के लिए क्या किया उन्होंने? एक बार भी ये नहीं कहा कि लॉकडाउन के बाद जो बच्चे हैं उनकी फीसेस 1-1 लाख रुपए हो रही है, पेरेंट्स दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए कोई रियायत नहीं करी कि लॉकडाउन में बच्चे पेरेंट्स काम नहीं कर पाए थे, वो फीस एटलीस्ट 1 या 2 महीने की कम करी जाए। आम आदमी को राहत नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो बेरोजगारी, बच्चे कितने पढ़े लिखे बेरोजगार हुए, उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और दिन पर दिन ये सिलेंडर के पैसे बढ़ रहे हैं, कोई सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। वित्त मंत्री जी ने, निर्मला जी ने बहुत अच्छा बजट दिया है, विकास के कार्यों में बहुत आगे इसको ले जाने के लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगा ये, क्योंकि जब तक सड़कें और रेलवे का अच्छा विकास नहीं होगा तब तक देश की कनेक्टिविटी नहीं जुड़ेगी, जब तक काम नहीं हो सकते। और जब विकास के कार्यों में आगे बढ़ाया बजट को, बहुत अच्छा बजट पेश किया है। आज का बजट मध्यम वर्ग के लिए तो औचित्यहीन है। ये एक तरह से देखा जाए तो पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर कोई रियायत नहीं दी गई है। जो पहले रसोई सस्ती चलती थी और यातायात के साधनों में जो था उनमें कोई राहत नहीं है, जनता वैसे ही परेशान है। आज जो आम बजट आया है वो मध्यम वर्ग के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आम आदमी की ज़रूरत होती है गैस की, दाल की, चीनी की, चावल की, ये सब चीज़ें महंगी होगी, तो आम मध्यम वर्ग के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। और वहीं बजट पर भिवानी के लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी सुन बात में। सरकार का दूसरा आम बजट पेश किया गया है। भिवानी में इस वक्त मौजूद है और तमाम तबके के लोगों की, चाहे बात करें किसानों की बात करें, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी बात करें, फिर दूसरे तमाम लोगों की बात करें, वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे आखिर किस तरह से इस बजट को किस मायने में लेते हैं, उनकी क्या राय, उनका क्या मशवरा इस बजट को लेकर। सबसे पहले आपसे बात करूंगा, मैं आपका नाम जानूंगा। आपका नाम? इंद्रवेश नाम है जी। इंद्रवेश जी, क्या कहेंगे बजट को लेकर, आम बजट के अंदर? आम बजट की बात करें तो कई अलग अलग क्षेत्र में गवर्नमेंट ने काफ़ी बजट दिया है। जैसे किसानों को 75,000 करोड़ रुपए का, आय को 1.5 गुना करने की बात कही है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगे ये तो गवर्नमेंट को देखना है।
और मेन जो बात जो हमसे हर आदमी से जुड़ी हुई है वो ये है कि जो बजट का स्लैब था वो पिछले साल जो हमारा टैक्स स्लैब था वो पिछले साल की तर्ज पर ही रखा गया है। अब की बार उसका स्लैब नहीं बढ़ाया गया। सिर्फ सीनियर सिटीजन जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, सुपर सीनियर सिटीजन जो हैं, उनको राहत दी गई है। और वो भी सिर्फ उनकी जो इनकम है उसके ऊपर ब्याज में, तो वो कहीं ना कहीं टैक्सेशन को लेकर के हम ये मानेंगे कि बजट में उतना नहीं है। बाकी काफ़ी क्षेत्रों में अच्छा किया है गवर्नमेंट ने। आपका नाम और किस व्यवसाय से आप जुड़े हैं? मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं किसान हूँ और किसानों के लिए जो 75,000 करोड़ रुपये का जो बजट रखा है उससे मैं सहमत हूँ। और दूसरा जो MSP का गारंटी दी है सरकार ने, वो बहुत अच्छा कदम है। जाहिर तौर पर और जिस चीज़ को लेकर आंदोलन भी लगातार जारी है, आपके पास भी मैं दोबारा आऊँगा। सर, मैं आपसे बात करूँगा, बजट को किन मायनों में आप लेते हैं? किस तरह का बजट पेश किया गया? देखिए, केंद्र सरकार ने अभी जो दूसरा बजट पेश किया है, इसमें युवाओं के लिए कोई खास महत्व नहीं दिया गया है सरकार ने, जबकि मोदी सरकार हमेशा युवाओं को तवज्जो देने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए बार बार दावे करती रही है। अभी भी जो पिछले साल जो कोरोना की वजह से जो बेरोज़गार हुए थे, उनको भी प्रॉपर बेरोज़गार और लोगों को ना सुविधा दे दे तो सरकार का बहुत बड़ा रोल अदा हो सकता है। लेकिन उम्मीद नहीं है कि इस बजट में ऐसा कुछ होने वाला है। और योजनाओं की बात कही गई, टीकाकरण की बात कही गई है। टीकाकरण के लिए 137 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा दूसरी तमाम चीज़ें, हालांकि कोविड जैसी जो महामारी आई थी उसके परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, जाहिर तौर पर इसको स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से कितना माकूल मानते हैं? देखिए, स्वास्थ्य के तो मैं ज़्यादा नहीं मानता। मैं एक ये कहना चाहूँगा, इसमें जो फ्रीडम फाइटर के जो परिवार हैं उनके लिए कुछ नहीं किया गया, और किसान का भी आप देख ही रहे हो, कुछ नहीं किया, और युवा के लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि दो दिल्ले का नहीं है बजट। आपका नाम? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, जिनका कहना है कि वो बजट से इत्तेफाक इतना नहीं रखते हैं। जिस तरह से बजट पेश किया गया, उनका कहना है कि बजट में उतनी व्यवस्थाएं नहीं की गई जितनी की जानी चाहिए थी। आपके पास आऊँगा मैं। आपका नाम? मेरा नाम अजय सिंह है जी। अजय जी, क्या कहेंगे बजट को लेकर? देखिए, बजट के लिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिस क्षेत्र में जो कि युवा वर्ग है, युवा वर्ग के क्षेत्र में सरकार ने कोई इतना बड़ा कोई कदम नहीं उठाया है। खाली सीनियर सुपर सिटीजन के लिए जो किया है वो तो एक नॉर्मल सी बात है, उनके लिए दिखा दिया गया है। दूसरी बात, जो कृषि क्षेत्र के लिए 75,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, उसको मैं ये मानूंगा किसान आंदोलन को देखते हुए एक लॉलीपॉप थमाया गया है। अगर उसको धरातल पर अगर सरकार उसको लागू करे तब कुछ बात बने, और MSP पर पहले हमें लिखित गारंटी दी जाए, तब मैं मानूंगा सरकार ने कुछ किया है। जाहिर सी बात। और वहीं इस बजट में कृषि सेस के नाम पर पेट्रोल डीजल पर भी सेस लगाया गया है और खाद भी महंगी होगी, जिसको पहले से सरकार से नाराज चल रहे किसानों ने अब और नाराजगी जाहिर की है। किसानों की माने तो उन्हें सरकार से बजट को लेकर कोई खास उम्मीद नहीं है। ऐसे में सरकार ने बजट में मध्यम और गरीब वर्ग पर महंगाई का बोझ डालने का काम किया है। 4% सेस इस पर डीजल पे लगाया और 2.5% पेट्रोल पे लगाया। इससे किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं, ये इससे बल्कि और हमें तेल महंगा लाना पड़ेगा। और एक दूसरी बात है, खाद, यूरिया, इसके रेट में ज़्यादा कर दिए और वजन कम कर दिया। इससे भी सरकार किसानों को नुकसान ही हुआ। हमारी दालें, जो इनके रेट बढ़ाई कढ़ाई हैं, इनसे भी किसानों को नुकसान ही हुआ। आज जिन्ने भी कारपोरेट घराने ने उन्हों का फायदा करके दे किसानों के बोझ पाई जा रहे हैं, भावें डीजल है, भावें दालां ने, भावें खाद है, भावें कोई भी चीज़ है, वो सारिया वस्तुआं वधा के सारा वजन जिहड़ा है किसान ते आ रहा है, किसान ते वजन पै रहा है। किसान जिहड़े ने उन्होंने होर कमज़ोर तक कमज़ोर करन लगी हुई करार। ये जिहड़ा बजट है ये लोक विरोधी और देश विरोधी बजट है। ये बजट की बिल्कुल असीं सख्त शब्दों में निखेधी करने, ये बजट लोक विरोधी तो देश विरोधी है। बजट में पेश ये किसानों के तो हित में नहीं है बिल्कुल भी। जो डीजल के ऊपर टैक्स लगाया है, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाया है, ये किसान डीजल सबसे ज़्यादा बरतता है, और अगर गाड़ियाँ वाले भी बरतते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टर है, उसका अगर बढ़ेगा तो पब्लिक का ही खर्चा बढ़ेगा। इसमें पब्लिक का कोई फायदा होने वाला नहीं है। आम बजट पेश हुआ है जिसकी आम जनता को उम्मीद थी कि जो खाने का सामान है जैसे दालें वगैरह है और खाद्य सामग्री है, उसके ऊपर सरकार ने आम जनता के लिए कोई खास रहस्य नहीं दी। जो एक इन्होंने बजट में सैनिक स्कूल बनाने का मुद्दा उठाया कि हम 100 सैनिक स्कूल बनाएंगे, वो एक राहत है। बाकी और आम जनता के लिए कोई खास, डीजल पर देखो, डीजल के ऊपर महंगाई बढ़ा दी है, और आम जो जनता के ऊपर जैसे बोझ था, जैसे तेल है, तेलों में भी टैक्स बढ़ा दिया, मटर है, काबली छोले, जितनी जो हर आदमी के हर रोज़ खाने में गिनती में सामान आता है, उस पर तो महंगाई बढ़ेगी।
और बजट से जो है आम जो गरीब मजदूर है, डेली कमा कर खाने वाला है, उसके लिए तो सरकार ने कुछ नहीं किया। और सरकार तो वैसे बड़े बड़े वादे करती है कि हम गरीब आदमी के लिए, गरीब किसान मजदूर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। इस बजट में मेरे को तो कोई खास उम्मीद नज़र नहीं आई। जो बजट के लिए उम्मीद थी जनता की, वो मेरे को तो ये लगता है कि गवर्नमेंट जो है घुमा फिरा कर कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात वही ले आती है। काफ़ी चीज़ों में राह दिया और काफ़ी चीज़ों में कट कर दिया है। जो लोग 5 साल से 5 लाख टैक्स नहीं भर रहे थे, उनको अभी 5% टैक्स भरना पड़ेगा। और वहीं बजट को लेकर किसानों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। तो वहीं पृथला विधायक नयनपाल रावत ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए आम जन से जुड़ा हुआ बताया है। किसानों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है और बजट किसानों के और मजदूरों के हित में है। तो वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी काफी अच्छा बजट पेश किया गया है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि टैक्स में कोई तब्दीली नहीं की गई, जबकि टैक्स में राहत देनी चाहिए थी। देश की तरक्की के लिए काफ़ी अच्छा किया है। रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए और हेल्थ सेंटर के लिए तो बहुत ही बड़ा बजट रखा है। और किसानों के लिए जो MSP के लिए भी काफ़ी सुझाव दिए हैं सरकार ने और उसके लिए पैसा भी उपलब्ध कराया है। जो सरकार ने पेश किया है काफ़ी अच्छा बजट किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो वो सरकार के प्रति काफ़ी सोचते हैं, वो किसानों के प्रति काफ़ी सोचते हैं और किसानों के लिए वो काफ़ी अच्छी स्कीमें ला रहे हैं। में बहुत बढ़िया काम किया मोदी ने, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। फायदा मिलेगा किसानों को? खूब बढ़िया जी। आम जन से जुड़ा हुआ बिल्कुल बजट है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश की प्रगति के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सिंचाई के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा बजट रखा है। डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा बजट रखा है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, स्वास्थ्य सेवा के बारे में विषय में बात करा जाए तो स्वास्थ्य इसमें जो कोरोना की जो वैक्सीन बनाई है और देशों ने तो बनाई नहीं, हमारे देश ने सबसे पहले नंबर लिया और स्वास्थ्य के इसके लिए भी मोटा बजट खर्च किया। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं बजट पर फरीदाबाद वासियों का क्या कुछ कहना है। ये सरकार ने जो स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जो कदम उठाया है उसके लिए तो हम बहुत प्रशंसा करते हैं सरकार की, कि जिससे उन्होंने विदेशी सामान को महंगा करके और जो अपने देश में बनने वाले सामान को सस्ता करके बहुत अच्छा कदम उठाया है। इससे क्या होगा, हमारी और डेवलपमेंट, इंडिया के अंदर जो सामान बढ़ेगा और लोग बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये सेल ज़्यादा हो। सरकार ने जो फैसला किया है मेरे हिसाब से महंगाई करना गलत डिसीज़न है, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत होती है। ऑटो पार्ट्स हो गए, बिजली का सामान हो गया, ये हर किसी की नेसेसरी है। अब इन्हीं चीज़ों में अगर सरकार महंगी कर देगी, दाम बढ़ा देगी, तो हम कैसे परचेस कर पाएंगे। वैसे ही कोरोना की वजह से इतनी महंगाई हो रही है, इतनी दिक्कतें आ गई हैं, सामान महंगे हो गए हैं, तो हर किसी अफोर्ड नहीं कर सकता ये सब महंगाई और सामान। लोगों के पास में खाने के लिए तो पैसे नहीं है, उसमें सोना चांदी है, उसमें सोना चांदी क्या करेगा आदमी। लोगों को पहले खाने के लिए चाहिए, राशन के लिए चाहिए। अब सिलेंडर है हमारा सस्ता होना था, वो भी सब्सिडी भी खाई जा चुकी है, तो सब्सिडी जो आ रही थी वो भी चली गई। 412 के थे, 800 का सिलेंडर है। सोना चांदी का कोई क्या करेगा आदमी। और वहीं कोरोना काल के बाद कक्षा 6ठी से 8वीं तक के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया है। फतेहाबाद में भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुले हैं और कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चे स्कूल में पहुंचे हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को आदेश दे दिए हैं कि बच्चों से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेने के बाद ही उन्हें स्कूल में एंट्री दी जाए, जिसको देखते हुए सरकारी स्कूलों के गेट पर बच्चों की स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें स्कूल में एंट्री दी गई। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।